अच्छा, पार्टिसिपेंट्स नॉर्मली ना हम हम लोग थोड़ा-सा जो प्रैक्टिकल साइड है उसकी तरफ थोड़ा-सा हमारा रुझान ज़्यादा होता है लर्निंग में। मगर याद रखें कि हमारी ये जो रोल है ना, ये कंसल्टेंट का रोल है और आप कंसल्टेंट नहीं बन सकते जब आपकी थ्योरी के ऊपर कमांड नहीं होगी, आपकी कोर कांसेप्ट्स के ऊपर कमांड नहीं होगी, ठीक है? तो कल से ओके, हुमा मैंने क्वेश्चन पूछा था काफ़ी दफ़ा ना, आप दोबारा जॉइन कर लें। तो उसमें ना जब तक आपकी कमांड नहीं होगी कुछ कोर कांसेप्ट्स के ऊपर, ठीक है? डेफिनिटली अगर आपका जो नॉलेज है अपने यूजर से बेहतर होगा तो तभी आप कंसल्टेंसी का रोल प्ले कर सकोगे ना। और जो डिफरेंस है वो कोर कांसेप्ट्स का है, ठीक है? हमने क्या डिफरेंटली करना है, कैसे करना है, प्रोसेस को कैसे डिजाइन और ऑप्टिमाइज करना है। अब मैं पिछले दिनों एक जगह बात हो रही थी तो ऐसे हम ना इंडस्ट्री से रिलेटेड बात कर रहे थे, मतलब एक जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अपने प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन हमसे चाह रही थी। तो मुझे ना उनके सीईओ बार बार पूछ रहे थे कि आपको तो इंडस्ट्री का नॉलेज है, आपने कभी इस इंडस्ट्री में काम किया है? तो मैंने कहा चैलेंज ये है कि मुझे इंडस्ट्री का नहीं है, मुझे प्रोसेस का नॉलेज है। मैं प्रोसेस एक्सपर्ट हूँ, मेरी तरफ से आप इंडस्ट्री ए कर दें, बी कर दें, सी कर दें, हमारी एक्सपर्टीज प्रोसेस की इंडस्ट्री जो है वो एक्सपर्टीज है। तो आप लोगों के लिए भी जो इम्पोर्टेंट पहलू है यहाँ पे वो यही है कि आप लोग बेसिकली कुछ प्रोसेस पे एक्सपर्ट हो, ठीक है? अगर आप स्किल्स के बारे में जानते हो, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्किल्स। नंबर वन, टेक्निकल स्किल्स। नंबर सेकंड, इंटरपर्सनल स्किल्स। और नंबर थर्ड, कंसेप्चुअल स्किल्स, ठीक है? अच्छा, नॉर्मली हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, आईसीएमए के साथ भी मेरा अक्सर ये रहता है कि हम लोग ना टेक्निकल स्किल्स बिल्डिंग के ऊपर तो अपने मेंबर्स के काम करते हैं, हम बेसिकली इनकी अदर स्किल बिल्डिंग नहीं करते। टेक्निकल स्किल्स नॉर्मली हमें ना फ्रंट लाइन मैनेजर्स की हद तक ही रखती हैं, क्योंकि ये बेसिक स्किल्स हैं। टेक्निकल स्किल से क्या मुराद है? मसलन अकाउंटिंग की स्किल टेक्निकल स्किल है, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, अगर मैं फाइनेंस में बात करूं, बिजनेस मॉडलिंग, ये सारी टेक्निकल स्किल्स हैं। टेक्निकल स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो किसी खास प्रोफेशन से रिलेटेड हो, ठीक है? अच्छा, जो सेकंड लेवल है वो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। इंटरपर्सनल यानी अपने लोगों के साथ कैसा इंटरेक्ट करना है, उसमें लीडरशिप स्किल्स आ जाती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स आ जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इस तरह की बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं। देखिए, ये जेनेरिक स्किल्स हैं, इनकी एप्लीकेशन हर जगह पे है, ठीक है? और जो थर्ड वन है ना वो है कंसेप्चुअल स्किल्स। कंसेप्चुअल स्किल से मुराद ये है कि जहां पे आप बेसिकली अपने कंसेप्ट को यूज करें, अपने आइडियाज को यूज करें, क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स और डिजाइन थिंकिंग, स्ट्रेटजिक थिंकिंग, ये सारी थिंकिंग से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं, ये स्ट्रेटजिक, ये बेसिकली कंसेप्चुअल स्किल्स हैं। तो इसमें अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सबसे हाईएस्ट पेड स्किल कौन सी है, तो आप कौन सी बताएंगे? जी, हाईएस्ट पेड स्किल सर जो है वो कंसेप्चुअल स्किल्स है, ठीक है? याद रखें, एक आइडिया की अहमियत बहुत ज्यादा है। एक आइडिया आप कंपनी के सारे हालात बदल देता है, ठीक है? तो जो जो बेसिकली ना आइडिया जनरेट करना, एनालिसिस करना, स्ट्रेटजीज बनाना, ये जो स्किल्स हैं ये बेसिकली वो स्किल्स हैं जो हाईएस्ट पेड है। तो जैसे हम प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस रीडिजाइनिंग की बात करें, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, इसमें भी हमारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। इसलिए इन चीजों को हमें लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिकली, और याद रखें, दुनिया में जो सबसे ज्यादा ऑटोमेशन हो रही है ना वो टेक्निकल स्किल्स में हो रही हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स देखो, मशीनें अभी इस काबिल नहीं हुई कि वो लीडरशिप रोल्स पे वो आ जाए, ठीक है? जी जी बिल्कुल। कि बेसिकली ये भी आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास अपने आइडिया को प्रोजेक्ट करना भी आता हो, कम्युनिकेशन उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बट डेफिनेटली इंटरपर्सनल स्किल्स का स्कोप बहुत वाइडर है, ठीक है? ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कोर ये एरिया होता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उन्होंने बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट और कम्युनिकेशन और मैसेज और इसी पे ज्यादा फोकस करना होता है। मगर टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होती है नॉर्मली, क्यों? क्योंकि उनका जो काम होता है वो स्ट्रेटजीज और डायरेक्शन सेट करना, ठीक है? और वहां पे भी लीडरशिप रोल पे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है? मगर अगर आप इसका एनालिसिस भी करेंगे ना तो आप देखेंगे कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो नॉर्मली डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती है। और जो डिसीजन मेकर होते हैं वही बेसिकली वो होते हैं जो ब्रेन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है? और हाईएस्ट पेड भी वही होते हैं।
तो बहरहाल एक लंबी डिबेट है, मैं शायद इसमें अभी ना जाऊं। तो सिर्फ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, वो ये कर रहा हूँ कि जब हम फंक्शनल कंसल्टेंट की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें हट के देखने और करने की भी जरूरत है, ठीक है। सिर्फ ओडो का नॉलेज आपको प्रोडक्ट का एक्सपर्ट तो बना देगा, मगर इस प्रोडक्ट से को जब आपने डिप्लॉय करने जाना, आपके सामने डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं, ठीक है। क्लाइंट इतना सिंपल आसान नहीं होता, वो आपकी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन को एज इट इज अडॉप्ट नहीं कर लेता। वो बताता है, मतलब मैं कल एक क्लाइंट से डिस्कशन कर रहा था, वो कहता है कि मैं इस वक्त 10 ई कॉमर्स स्टोर चला रहा हूँ, सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए, एक ब्रांड के लिए, एक ब्रांड के लिए ना, कि मेरे 10 ई कॉमर्स स्टोर हैं, मैंने उनको हैंडल करना है ओडो में। आप मुझे उसका सोल्यूशन बताएं, मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ उनको। वो 10 इसलिए कर रहा है क्यों, क्योंकि बेसिकली वो हर प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक घेरना चाह रहा है। वो 10 के 10 डिफरेंट नेम्स है, मगर उनको बिकने वाली प्रोडक्ट्स जो है वो सेम है। अब इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, वहां पे आपकी जो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स है, कई दफा हमने उनको भी एंगेज करना होता है प्रोसेस में। हमने उनको थोड़ा सा कन्विंस करना होता है कि जो आप बता रहे हो ये अनफ नहीं है, जो आप कह रहे हो ना यही वो नहीं है जो आप समझते हो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इससे हटके बहुत सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन हो सकते हैं। तो इसलिए टेक्निकली हमें साउंड होना चाहिए, मगर उसके साथ साथ बेसिकली जो अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है, कि हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू लीड, और जो बेसिकली जो कुछ स्किल्स इससे हटके हैं कि जो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, चेंज मैनेजमेंट हमने करनी है, ठीक है। तो ऑल दीज आर द कोर स्किल्स। तो वो इसका पार्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये हो सकता है हमें लगे बोरिंग है, मगर मेरी नॉर्मल कोशिश होती है कि बोरिंग फील होने ना दूं आपको, आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स से चीजें जो है डिस्कस करूं। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज अबाउट टू क्रिएट प्रोफेशनल बिजनेस फ्लो चार्ट्स, ठीक है। प्रोसेस फ्लो चार्ट्स, प्रोसेस फ्लो चार्ट्स देखें, आप अपनी जितनी भी वर्किंग है उसको अगर प्रोसेस फ्लो की शक्ल में दिखा सकते हैं तो अगले पर्सन को की अंडरस्टैंडिंग डबल हो जाती है। मैंने आपको बताया कि हमारी बहुत सारी अजम्पशंस होती हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। मैं हम नॉर्मली समझते हैं कि जो टॉप लेवल पे लोग बैठे हुए हैं ना, शायद ये जो लोग हैं ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, उनको हर चीज का पता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसा नहीं होता। हमें लग रहा होता है कि उन्हें अपने बिजनेस प्रोसेस का पता है। मैं जिस मेडिकल की आपको सेंटर की एग्जांपल देता हूँ, कल भी जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, उस मेडिकल सेंटर में 20 साल वो जो वहां का सीईओ था उसने खुद मेडिकल की सर्विसेज दी, मगर जब हमने उसके सामने उसका एज इज बना के रखा, वो कहे यार चीजें इतनी बदल गई हैं, मुझे तो लग रहा था ये और तरह से हो रहा है। बेसिकली वक्त के साथ साथ हमारी वो अटैचमेंट नहीं रहती, हमारे जो कम्युनिकेशन, देखो एक होता है खुद जाके चीजें ऑब्जर्व करना, एक होता है दूसरों से सुनना, डिफरेंस आ जाता है ना उसमें। तो ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं लर्निंग के लिए। तो आज जो है बेसिकली ये हम स्किल को डिस्कस करेंगे, ये ज्यादातर जो है वो प्रैक्टिकल है। हम एंड में प्रोसेस फ्लो चार्ट्स कुछ बनाएंगे, ठीक है, मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, और उसके दौरान बाकी जो है कुछ कोर कंसेप्ट से रिलेटेड वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस फ्लो चार्ट होता क्या है? फ्लो चार्ट इलस्ट्रेट द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, ठीक है, सीक्वेंस में एक्शंस कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, मूवमेंट्स एंड डिसीजन पॉइंट्स विद इन अ सिस्टम, प्रोवाइडिंग अ डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है। किसी भी सिस्टम्स के अंदर जो मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज हो रही हैं, बेसिकली आप उनको इलस्ट्रेट कर रहे हो, ठीक है। Connectors and process symbols work together to create a visual representation of the flow and what's needed to make it happen. तो आप मुख्तलिफ सिंबल्स को यूज करते हो, कनेक्टर्स को यूज करते हो, ताकि जो चीज आप कर रहे हो या करने जा रहे हो वो अंडरस्टैंड कर पाए कि बेसिकली वो चीजें कैसे हो रही हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कुछ कोड सिंबल्स कौन सी हैं। नॉर्मली क्या है कि क्लैरिटी इज की व्हेन यूजिंग अ डायग्राम मेकर। जब भी मुख्तलिफ टूल्स है ना, हम विजियो की बात कर रहे हैं, कल मैंने आपको बताया था विजियो के अलावा गूगल ड्राइंग है, मीरो है, ठीक है, क्रिएटली है, स्मार्ट ड्रा, इस तरह के मल्टीपल टूल्स हैं। इससे हटके भी बहुत सारे टूल्स हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। वो कहते हैं कोई भी आप टूल यूज करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका जो जिसके लिए मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं इजीली उसके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। Without it, people will spend more time decoding your chart than analyzing the process is it describes. So be consistent with flow chart shapes and flow lines, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी जो भी हमने करना है, हमने कंसिस्टेंटली करना है। अगर एक शेप का एक पर्पस है तो हम उसी पर्पस के लिए यूज करें, ना कि ये मुझे अच्छी लगती है मैं उसके लिए यूज करूं।
तो हम कुछ बेसिक जो शेप्स है, जो सिंबल्स है फ्लो चार्ट्स की, उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें से बेसिकली जो नंबर 1 है, इसे ये कहते हैं टर्मिनेटर, इसे स्टार्ट एंड पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। स्टार्ट एंड पॉइंट भी कहते हैं इसको, टर्मिनेटर भी कहते हैं। तो प्रोसेस फ्लो जब भी हमने शुरू करना है तो हमें ने बताना है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। अगर हमने स्टार्ट मेंशन नहीं किया तो जो यूजर है वो ढूंढता रहेगा भी इसका सिरा कहाँ पे है, मैं कहाँ से लूं। और स्टार्ट के साथ हमने एंड भी मेंशन करना है। तो इन बोथ केस बेसिकली ये प्रोसेस फ्लो चार्ट जो है, ये जो शेप है ये यूज होती है, ठीक है, जो आपको सामने नजर आ रही है कि ये स्टार्ट और एंड दोनों को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ऑलराइट। और मोस्टली इनके अंदर ही लिख दिया जाता है टेक्स्ट कि ये स्टार्ट है, ये एंड है, ठीक है। अगर मैं आपको साथ साथ, ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विजियो जो है ना, ये उसका उसका होम पेज है, ठीक है। होम पेज भी है, एडिटर भी है, जिसके अंदर प्रोसेस फ्लो चार्ट्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने शेप्स ली हुई हैं वो बेसिक प्रोसेस फ्लो चार्ट्स की शेप्स हैं। बाकी लेआउट आप देखें ये टोटल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला ही है, इसलिए इसमें तो ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इनको भी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, मगर यहाँ पे हम ये देखें, ये बेसिक प्रोसेस फ्लो चार्ट्स की शेप है जो मैंने अभी आपको बताया था ना। स्टार्ट एंड, ठीक है। ये देखिए इसमें ना ये स्टार्ट और एंड की शेप आ गई, उसको पिक किया और यहाँ ला के उसको ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए, ठीक है। तो ड्रैग किया, ड्रॉप किया, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर यहाँ और यहाँ डबल क्लिक किया, तो ये मुझे एडिटिंग मोड मोड में ले गया, ठीक है। स्टार्ट, तो आप टेक्स्ट को कर सकते हो, फॉर्मेटिंग वगैरह इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली इसी तरह एंड करना है, तो जहां पे आपका प्रोसेस फ्लो चार्ट एंड होगा वहां पे भी ये शेप लगेगी, ठीक है। तो ये स्टार्ट और एंड की शेप है। अच्छा, सेकंड है प्रोसेस सिंबल, ठीक है। ये बेसिकली जो एक रेक्टेंगुलर टाइप आप देख रहे हो, ये प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो अच्छा, आल्सो रेफर टू एज अ एक्शन सिंबल। This flowchart symbol is used to represent an entire process, action or operation as a single step और इंटायर सब प्रोसेस, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कर सकते हैं आप, इससे कोई भी कोई ना प्रोसेस, कहीं ना कोई एक्शन हो रहा होता है ना, मतलब पेमेंट का प्रोसेस हो रहा है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नॉर्मली ये शेप यूज करते हैं, ठीक है। Typically, this is for an intuitive process that doesn't need to be diagrammed with a bunch of flowchart shapes like login, reset, password, ठीक है। तो बेसिकली जो भी हमारा कोर प्रोसेस होता है ना, जहां पे हमने प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना है, हम ये शेप यूज करेंगे और इसके अंदर लिख देंगे ये कौन सा प्रोसेस है। नेक्स्ट है डिसीजन सिंबल, ठीक है। ये जो डायमंड टाइप आपको शेप नजर आ रही है ना, ये डिसीजन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। नॉर्मली डिसीजन में क्या एक्शन हो रहा होता है, हम क्यों उसको डिसीजन कहते हैं, क्यों, क्योंकि वहां से हमें दो डायरेक्शंस मिल रही होती है ना, यस और नो की। तो इसलिए हमें डिसीजन सिंपल दिखाना पड़ता है कि इफ यस देन क्या हमारा सिनेरियो होगा, और इफ नो तो देन क्या सिनेरियो होगा हमारा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एरो, एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच द प्रोसेस इज फ्लोइंग फ्रॉम वन स्टेप टू द नेक्स्ट, ठीक है। इसकी डायरेक्शन बता रही होती है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो किस तरफ है, किस तरफ चीजें मूव ऑन हो रही हैं, ठीक है। Input output symbol. The input output symbol is also known as the data symbol. This symbol represents data, information or material that's received of, ठीक है, किसी भी स्टेज के ऊपर। A flowchart input symbol or generated link like an email or physical product. A flowchart output symbol use the same symbol for both input and output, ठीक है। किसी जगह से कोई इनपुट डाल रही है या आउटपुट आ रही है तो बेसिकली ये सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है।
वो इनपुट क्या हो सकता है, वो कोई मटेरियल्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई प्रोसेस में, वो कोई स्किल्स हो सकती हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी इनपुट है जिस जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये इनपुट्स हो रही हैं। डॉक्यूमेंट सिंपल्स, अगर किसी जगह पे कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट या जनरेट हो रहा है, ठीक है, दिस वे भी फ्लो चार्ट सिंबल रिप्रेजेंट द इनपुट और आउटपुट ऑफ अ डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट, ठीक है। थिंक अलोंग द लाइंस ऑफ अ प्रिंट आउट, ईमेल, फिजिकल ऑर्डर और द लाइक दैट यू प्रोसेस रिक्वायर्स। आप बेसिकली आप परचेज का प्रोसेस फ्लो चार्ट बना रहे हो, तो एक परचेज ऑर्डर का डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे जनरेट कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ये वो डॉक्यूमेंट है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, या आप कोई भी मसलन आप पेमेंट रसीद का एक चेक जनरेट डॉक्यूमेंट जनरेट करते हो, तो यहाँ पे आप वो रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ये सिंबल किसी भी जगह डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ऑफ पेज कनेक्टर, ठीक है, also known as the link symbol, this process flow symbol shows the continuation of a process, ठीक है, basically connecting elements of the flow chart across multiple pages। तो ये रेफरेंस देता है कि जहां पे, क्योंकि कई दफा हमारा जो प्रोसेस फ्लो चार्ट कुछ ऐसे होते हैं वो बड़े कम्प्लेक्स होते हैं, वो कई पेजेस पे चल रहे होते हैं, तो वहां रेफरेंस देता है कि अगर इससे रिलेटेड आपने फर्दर डिटेल देखनी है तो इस पेज नंबर पे जो प्रोसेस फ्लो चार्ट है आप उसको डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली रेफरेंस को शो करता है। डेटाबेस symbol, the flowchart database symbol represents information housed in a stored location that allows user to search, filter and, ठीक है, डेटाबेस के वो एरिया जहां पे डाटा सिक्योर होता है, सेव होता है, और इंफॉर्मेशन यूजर के लिए अवेलेबल होती है कि उसको सॉर्ट और वो कर सकता है। तो जो जो डाटा पॉइंट होते हैं जहां पे डाटा स्टोर होता है उसको डेटाबेस सिंबल्स कहते हैं। रेगुलर लाइन, अगर बिल्कुल क्लियर लाइन है, ठीक है, तो ये डोनेट्स डाटा फ्लो और प्रोसेस फ्लो फ्रॉम वन शेप टू अनदर। अगर ये डॉटेड हो, ठीक है, डैश की शक्ल में हो, तो इट इंडिकेट्स अल्टरनेट पाथ्स और एन अल्टरनेट प्रोसेस, ठीक है। तो डैश लाइन की सूरत में क्या होता है कि प्रोसेस जो है वो अल्टरनेट हो जाता है। तो ये शेप्स थी नॉर्मली जो कि हमने अपने प्रोसेस फ्लो में इस्तेमाल करनी है बनाते हुए, ठीक है। तो अगर मैं आपको दोबारा उसमें विजियो में लेके भी जाऊं तो मैं आपको विजियो का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप यूज करते रहे होंगे इसको, विजियो को। चलें, मैं क्विक सा ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है, क्योंकि जैसे ये उसकी प्रोडक्ट है ना एमएस ऑफिस की, तो एमएस ऑफिस से तो हम बहुत हद तक अवेयर होंगे। इसमें बेसिकली ये वो एरिया है जो एरिया हम अपने प्रोसेस फ्लो की डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये वो एरिया जो आपको मल्टीपल शेप्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये पेजेस हैं एक्चुअली। तो आपने कोई भी पेज ऐड करना है तो ये प्लस का साइन है, वहां से पेज ऐड करते रहे, ठीक है, नए पेजेस आते रहेंगे यहाँ पे। तो आल से आप पेजेस देख सकते हो। ये जो नीचे आप इसका साइज कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ हमें जरूरत पड़ती है बार बार अपनी शेप को देखने के लिए। फुल स्क्रीन पे जाना है, मल्टी विंडो पे जाना है, ये सारे बटन यहाँ लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें जो कोर है वो इसकी शेप्स हैं, ठीक है। शेप्स में मोर शेप्स पे जाके क्लिक करके आपको मल्टीपल शेप्स मिलेंगी, जिसमें आप अपनी फेवरेट भी कर सकते हो। बिजनेस रिलेटेड ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, बिजनेस प्रोसेस की, चार्ट्स एंड ग्राफ्स की, ठीक है, इंजीनियरिंग की शेप्स हैं, प्रोसेस फ्लो चार्ट्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स मौजूद हैं, जनरल शेप्स मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्लोर को आपने डिजाइन करना है या मैप्स या फ्लोर वगैरह बनाने हैं, उसकी शेप्स मौजूद हैं। नेटवर्क से डिजाइन करने हैं, स्केजुलिंग करनी है, कैलेंडर्स वगैरह की, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। और विजियो एक्स्ट्रा, विजियो एक्स्ट्रा में मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस मौजूद है, कोई आइकन्स वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे ऑर्गेनोग्राम्स वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बड़े जबरदस्त बना सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए एक बड़ी इफेक्टिव टूल है आपके प्रोसेस फ्लो चार्ट बनाने के लिए। इसके अलावा आप जो शेप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो शेप बेसिकली आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, जैसे एरो शेप्स। तो अब यहाँ पे एरो शेप्स आ गई, ठीक है। ये चेक बता रहा है कि अब आपके पास अवेलेबल है, यहाँ से आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपने कर्सर के चेंज करना है, तो पॉइंटर मोड में जाना है तो यहाँ से आप जा सकते हो, ठीक है। कनेक्टर अगर आपको कोई रिक्वायर्ड है कुछ कनेक्ट करने के लिए, तो आप कनेक्टर की शेप से कनेक्टर ले सकते हो, मगर आपको ये स्विच करना पड़ेगा मोड दोबारा। और अगर आपको टेक्स्ट की फील्ड चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करके टेक्स्ट जो है, अगर किसी लाइन के ऊपर है तो वहां पे टेक्स्ट को ओपन कर देगा, अदरवाइज आप जनरल भी यहाँ पे
टेस्ट डाटा या ऐसा कोई भी कनेक्टर की इंफॉर्मेशन है वो डाल सकते हैं। ये सारे के सारे इसकी फॉर्मेटिंग है। आप इनका साइज चेंज करें, शेप चेंज करें, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। कलर चेंज करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो, जो भी आपकी शेप के कलर है। बॉर्डर लाइन अगर उसके कलर चेंज करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। इफेक्ट्स अगर कोई आपने देने हैं, ठीक है, तो मल्टी जो इफेक्ट्स हैं वो दे सकते हो। तो ये फर्दर होता है कि उसको खूबसूरत बनाने के लिए, ब्रिंक इसकी पोजीशनिंग के लिए जो इसके अलावा अगर आपने कुछ क्या उससे होगा, इंसर्ट कॉल आउट वगैरह कुछ यहाँ से मिल जाएंगे आपको। ये बॉर्डर एंड टाइटल्स की ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपने बने बनाए बॉर्डर लेने हैं तो वहां से उठा सकते हो। बॉर्डर से मुराद है कि जब आप बॉर्डर अप्लाई करते हो ना, तो ये ऊपर उसने टाइटल वगैरह की डिटेल ऐड कर दी है, ठीक है। ये आ गई है, उसने डेट खुद ही डाल दिया है, और बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन और पेज नंबर वगैरह नीचे उसने खुद ऐड कर दिया है, ठीक है। बैकग्राउंड आपने चेंज करना है तो यहाँ से बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। डाटा आप बाहर एक्सटर्नल भी ला सकते हो, एक्सेल वगैरह से के साथ कनेक्ट कनेक्ट करके आप इससे भी बना सकते हो चीजें ना। उसके लिए आपको थोड़ी सी एडिशनल स्किल रिक्वायर्ड होती है, बाकी ये सारी वही चीजें हैं जो नॉर्मली एक उसमें जो आपको मिल जाती हैं एमएस ऑफिस में, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें, अदरवाइज हम इसकी तरफ आते हैं, शेप्स की तरफ। अच्छा जी, अभी हमने शेप्स को डिस्कस किया, यहाँ से शेप्स दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट एंड की शेप थी, प्रोसेस की शेप, ठीक है। ये मैंने ऑटो कनेक्टर लगाया हुआ है इसलिए खुद ब खुद कनेक्ट कर रहा है। ऑटो कनेक्टर ये बेसिकली ऑन होता है ये व्यू से, ठीक है। ऑटो कनेक्ट, इसलिए उसने खुद ही कनेक्ट कर दिया उसको। अच्छा, इसके अलावा ये यहाँ पे भी आप ऑप्शन देता है आपको, आप अगर कोई शेप फर्दर ऐड करनी है ना जिस डायरेक्शन में, ये खुद ब खुद वहां पे आपको ऑप्शन देता है, आप वो ऐड करता रहता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस की शेप थी। सब प्रोसेस के लिए उसने एक अलहदा से कर दी। फॉर एग्जांपल जैसे मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रोसेस है उसका बेकिंग का, मगर उससे पहले आपका एक सब प्रोसेस है कि आपने कुछ एग्स लेके उसको फर्दर ब्रेक करके उसकी मिक्सिंग वगैरह करते हैं, तो आप उनको अलहदा से डिफाइन कर सकते हैं सब प्रोसेस को, ठीक है। डिसीजन का जैसे मैंने आपको शेयर किया था, डिसीजन में 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। यस नो का वो यहाँ से आ गया। डॉक्यूमेंट जहाँ पे जनरेट होता है तो ये डॉक्यूमेंट का रेफरेंस है, ठीक है। और अगर कहीं पे डाटा रिक्वायर्ड है तो डाटा या इनपुट आउटपुट अगर कुछ जनरेट हो रहा है वहां से, तो ये डाटा का ऑप्शन है, ठीक है। डाटा की इनपुट आ रहा है, ये डाटा कहीं आउटपुट किसी अदर प्रोसेस में रेफरेंस के लिए जा रहा है, तो ये शेप उसके लिए यूज होती है, ठीक है। डेटाबेस जो हमने जिक्र किया था कि जहां पे भी डाटा अवेलेबल होगा, ठीक है, या डाटा रिटेन किया जाएगा, ये डेटाबेस की शेप यूज होगी। एक्सटर्नल और सॉरी ऑन पेज रेफरेंस, अगर सेम पेज के ऊपर किसी पॉइंट पे रेफरेंस देना है ऑफ पेज, और ये कुछ उसने एक्सटर्न कस्टम्स दी हुई हैं, कस्टम में आप अपनी मर्जी के मुताबिक इनको कुछ कहीं यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक शेप्स हैं जो एक नॉर्मल प्रोसेस फ्लो चार्ट बनाने के लिए यूज होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक जो क्रॉस फंक्शनल प्रोसेस फ्लो चार्ट, क्रॉस फंक्शनल प्रोसेस फ्लो चार्ट से मुराद ये होता है कि आपका एक ऐसा प्रोसेस फ्लो चार्ट जो मल्टी फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है ना, मल्टी एरियाज को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए क्रॉस फंक्शनल प्रोसेस फ्लो चार्ट हम यूज करते हैं, इसको स्विम लेन भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप इसको सिंपली उठा के प्लेस कर देते हो, तो इसमें ये टाइटल वगैरह खुद ही ऐड कर देता है, ठीक है। पेज का जो टाइटल वगैरह यहाँ पे वो उसमें खुद ही ऐड कर देता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? अच्छा, उसके बाद आप जितने इसमें ऐड करते रहेंगे और इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप से चीजें एडजस्ट कर सकते हैं। आप लोग लेट हो गए हैं, और सैन हमने जो था ना कोर्स के कुछ सिंबल्स और कंसेप्ट वगैरह को डिस्कस किया है, ठीक है। क्रॉस फंक्शनल में अभी आपको बताता हूँ। क्रॉस फंक्शनल जैसे मैं अभी बता रहा था ना कि ये एक मैं प्रोसेस फ्लो चार्ट बना रहा हूँ,
परचेज का, फॉर एग्जांपल परचेज प्रोसेस फ्लो चार्ट, ठीक है। अब परचेज का जो प्रोसेस फ्लो चार्ट है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट से होकर गुजरेगा। तो मैं यहाँ पे पहले कुछ ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करूंगा, कोई ना कोई तो डिपार्टमेंट होगा जो परचेज रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, रेक्विजिट, ठीक है, डिपार्टमेंट। और वो मल्टीपल डिपार्टमेंट हो सकते हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लिख रहा, कोई भी डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट जनरेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट आ गया, उसका काम क्या होगा, ठीक है। हम गेट ऑफिस भी डाल देते हैं दरमियान में, ठीक है। गेट ऑफिस के बाद इन्वेंट्री, क्वालिटी, और क्वालिटी के बाद फाइनेंस, ठीक है। अब बेसिकली ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये एक क्रॉस फंक्शनल प्रोसेस फ्लो चार्ट है, ठीक है। जिसमें मैंने क्या किया, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को कवर किया। तो मैंने अभी इसकी लेंथ पे काम नहीं किया, तो आप देखेंगे दूसरे पेज पे शिफ्ट हो गया है, तो इसमें कोई चैलेंज नहीं होता, ठीक है। आप बाद में भी इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं अगर आपने पेज एक ही रखना है तो। अच्छा, ये जो है ना इस साइड पे ये फेजेस की ऑप्शन है, मैं इसके मल्टीपल फेजेस बना सकता हूँ। मटेरियल आने से पहले का फेज, मटेरियल आने के बाद का फेज, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपके सामने कौन सा बनाऊं जिसमें मल्टी फेजेस भी हों, तो परचेज में फेजेस नहीं हमें मिलेंगे। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट मल्टी फेजेस से गुजरता है, प्रोडक्शन का प्रोसेस मल्टीपल फेजेस से गुजरता है। अच्छा जी, तो मैं चले यहाँ पे एक ड्रा करता हूँ आपके सामने ना, पीपीसी, प्रोडक्शन, स्टोर जिसको हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, और क्वालिटी कंट्रोल, क्यूए लिख देता हूँ, क्वालिटी इंश्योरेंस। और ये था बेसिकली रॉ मटेरियल स्टोर, इसको मैं आरएम लिख देता हूँ, ठीक है। और वेयर हाउस डब्ल्यू एच कर देता हूँ इसको, अच्छा ये मुझसे हो गई है कि यहाँ पे मिस्टेक, ये यहाँ पे आने थे, डिपार्टमेंट यहाँ पे आने थे, प्रोसेस वहां पे आने थे। ये है उसका क्या कहते हैं एशमेंस को, डिस्पेंसिंग, पहला स्टेप क्या था, मिक्सिंग या ग्रेनुलेशन,
ग्रेनुलेशन के बाद है कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद है कोटिंग, एंड पैकिंग और अच्छा जी, प्रोडक्शन आ गया। प्रोडक्शन के बाद यहाँ पे आ गया स्टोर्स, स्टोर्स के बाद क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी, क्वालिटी एश्योरेंस क्यूए, क्यूसी और क्यूए। उसके बाद आ गया आपका यहाँ पे वेयर हाउस। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने एक मैट्रिक्स टाइप बना लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स एंटर करूंगा और इसकी जो शेप है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ। ये लैंडस्केप भी ठीक है। और पेपर का जो साइज है वो मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। लेटर के बजाय A4 पे ले लिया। ठीक है, और इसके अलावा ऑटो साइजिंग और ये मुख्तलिफ चीजें आप कर सकते हो। कलर शेप्स वगैरह देनी है अपने यहाँ से दे सकते हो। पेज के साइज के मुताबिक मैंने इनकी एडजस्टमेंट कर दी थोड़ी सी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप अभी तक अंडरस्टैंड कर पाए हैं यहाँ तक कि बेसिकली एक साइड पे मैंने क्या लिया, जो डिपार्टमेंट्स हैं जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और जो दूसरी साइड पे मैंने जो प्रोसेस हो रहा है वो लिया है। ठीक है, ये एक टेंटेटिव फिगर डालूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा ये 100% एक्यूरेट है। तो यहाँ पे हमने काफी सारा काम किया था, इसलिए ना मुझे थोड़ी चीजें उसमें हैं याद, तो मैं आपके सामने क्रिएट करता हूँ। ठीक है, हमने कहा था कि सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट जो होना है हमारा, स्टार्ट के लिए लाजमी नहीं आप किसी खास एरिया को भी मार्क करें। ठीक है, स्टार्ट क्योंकि एक रेफरेंस होता है, वो मैंने लिख दिया। और स्टार्ट हो कहाँ से रहा है, पहला प्रोसेस होता है आपका पीपीसी का। ठीक है, पीपीसी प्लानिंग करता है और जो डे प्लान है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका एक प्लानिंग का कंप्लीट प्रोसेस है। तो बेसिकली इसने वर्किंग वहां से स्टार्ट की, उसके बाद इसने डे जो प्लान था वो प्रोडक्शन को क्रिएट कर दिया। अच्छा, प्रोडक्शन ने उसके अगेंस्ट क्या किया, उसने एक डॉक्यूमेंट जनरेट किया। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली डॉक्यूमेंट की सिंबल आनी थी। मैं यहाँ से भी उठा के ला सकता हूँ। अच्छा, उसने क्या किया, उसने एक बैच इशू, ठीक है, रिक्वेस्ट, मटेरियल इशुएंस की रिक्वेस्ट उसने जनरेट करके दी। ठीक है, डिस्पेंसिंग के लिए। ठीक है, और जो स्टोर वाले थे उन्होंने इस पे डिस्पेंसिंग का प्रोसेस किया है, इशू मटेरियल्स। ठीक है, अब ये काफी डिटेल्ड प्रोसेस फ्लो चार्ट होता है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे मैं सिंपल क्यों, क्योंकि नॉर्मली ये वीक का मटेरियल इशू करवाते हैं या कोई 3 दिन पहले का करवा के इनके पास एक क्वारंटाइन होता है उसमें रख लेते हैं। मैं वो स्टेप जो है वो कुछ बाईपास करूंगा। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन दोबारा क्या प्रोसेस करता है, ग्रेनुलेशन में जाता है और ग्रेनुलेशन में जाके बेसिकली वो इस मटेरियल को ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करता है, मिक्स करके ग्रेन्यूल्स में। अब मैं क्या किया, देखो कनेक्टर मैं ऊपर से लेके आया हूँ, तो मैंने यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया कि अब जो फ्लो है वो इस तरफ चला गया। ठीक है, दोबारा गया
तो बेसिकली इसमें इस प्रोसेस में क्या क्या हुआ, मिक्सिंग हुई, साइजिंग हुई और ड्राइंग। तो ये स्टेप्स उन्होंने परफॉर्म किया प्रोडक्शन ने। अच्छा, अब प्रोडक्शन जब ये स्टेप परफॉर्म करता है तो उसके बाद आ जाते हैं क्यूए वाले, क्वालिटी एश्योरेंस की टीम। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस की टीम यहां से क्या लेती है, वो एक सैंपल लेती है। ठीक है, सैंपल, इन प्रोसेस सैंपल इसे कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रोसेस उन्होंने सैंपल लिया और सैंपल लेने के बाद उन्होंने ये भेजा क्यूसी में। क्यूसी ने इसके ऊपर डिसीजन देना होता है भाई कि अब ये प्रोसेस सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अगर तो सही हुआ तो प्रोडक्शन अगला प्रोसेस करेगा। ठीक है, इफ यस तो प्रोडक्शन क्या करेगा, कंप्रेशन में चला जाएगा। इफ नो तो ये बेसिकली दोबारा उसको फिर मिक्सिंग में भेज देंगे कि आप इसकी मिक्सिंग करें। ठीक है, अब मैंने ये लिंक कर दिया। अब मैं इस लाइन के ऊपर अगर डबल क्लिक करूंगा ना तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन कर देगा। शायद अब आपको ये छोटा छोटा नजर आ रहा है या नहीं। ये देखो मैंने यस लिख दिया इसके ऊपर, इफ यस। ठीक है, इसको मैं ड्रैग करके कहीं भी लेके जा सकता हूँ, जैसे इसको यहाँ से पकड़ के मैं आगे पीछे भी लेके जा सकता हूँ। ठीक है, और जो दूसरी लाइन थी नो वाली वो ये है, इस पे मैंने डबल क्लिक किया और नो कर दिया। ठीक है, इन केस नो तो लाइन को भी मैं यहाँ से आगे पीछे मूव कर सकता हूँ, टेक्स्ट को भी मूव कर सकता हूँ। तो अब देखो ये क्या था, क्यूसी नॉर्मली डिसीजन पॉइंट देता है कि भाई ये सही मिक्सिंग हुई है या नहीं। ठीक है, क्यूसी क्या करता है, टेस्टिंग, लैब टेस्टिंग। ठीक है, अच्छा, अब जब इसने इसको प्रोसेस किया, यस हुआ तो कंप्रेशन में चला गया। कंप्रेशन में उन्होंने क्या किया, इसको कंप्रेस किया। ठीक है, मटेरियल जो मिक्स था उसकी टैबलेट्स वगैरह बना दी। और अब यहाँ पे जब ये टैबलेट्स बन गई तो अब क्या हुआ, क्यूए दोबारा आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने शायद क्यूए को एक लिंक मिस कर दिया है। क्यूए ने सैंपल दिया क्यूसी को। ठीक है, उसका सैंपल क्यूए ने लिया और क्यूसी को दे दिया। ठीक हो गया। अच्छा, कंप्रेशन में फिर जो है वो क्यूए की टीम आती है, क्वालिटी एश्योरेंस की टीम आती है, आके वो अब सैंपल नहीं लेती, वो इन प्रोसेस मॉनिटरिंग करते हैं कि चीजें ठीक हो रही हैं या नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि जिस स्टेज पे मेन टेस्ट होना होता है वो हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ पैरेलल ये हो रही होती है, इसमें कुछ ऐसा नहीं। कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम भी हो ना तो ये इसी वक्त उसकी करेक्शन करा देते हैं। कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता कि जी बैच आपने स्टॉप कर दिया, क्योंकि ये वेट वगैरह देख रहे होते हैं ना, ओवर वेट हो रहा है या अंडर वेट फिल हो रहा है। अच्छा, कंप्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट है वो चली जाती है कोटिंग में। कंप्रेशन में कोई नया मटेरियल इशू नहीं होता, ऐड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे इनपुट्स नहीं है। ठीक है, मगर यहाँ पे इनपुट्स भी हैं ग्रेनुलेशन में। तो कोटिंग में गए, कोटिंग में जाके बेसिकली उसके ऊपर कोट किया गया। कुछ टैबलेट्स होती है ना उनको कोट किया जाता है, कड़वी ज्यादा होती हैं, कहते हैं ना अल्फाज ज्यादा कड़वे हो तो शुगर कोट कर लो। सेम वो गोलियों के साथ करते हैं, खानी मुश्किल हो तो शुगर कोट कर देते हैं उसको। या कोटिंग एक दूसरा रीजन भी होता है, कुछ स्पेसिफिक स्टेज पे जाकर रिलीज करने के लिए भी कोटिंग की जाती है। ठीक है, अच्छा, अब ये कोटिंग का ऐसा ही हुआ। कोटिंग में, और कोटिंग में फिर अगेन इसकी टेस्टिंग जो होती है, जिस तरह हमने पहले देखा, मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने ये उठा के यहाँ ले आया, मैं ये कॉपी पेस्ट करके यहाँ ले आया। तो जिस तरह वहां पे हमने डिस्कस किया था ना डिसीजंस को, सेम डिसीजंस यहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, सैंपल लिया, सैंपल, इफ नो, इफ यस। ठीक है, और अगेन इनके ऊपर मार्क कर दिया कि भाई नो होगा तो दोबारा कोटिंग होगी, यस होगा तो अगले प्रोसेस में जाना है। अभी इसका मैं लिंक जनरेट करता हूँ। ठीक है, ये चला गया ब्लिस्टिंग एंड पैकेजिंग में। तो ब्लिस्टिंग एंड पैकिंग में उन्होंने इसके ऊपर वो बेसिकली ये स्टेप परफॉर्म किया ब्लिस्टिंग का।
उसके बाद यहां से जब ये फाइनल होता है तो अब उसका एक फाइनल जो है वो सैंपल लिया जाता है, ठीक है। और ये सैंपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस पे अपने मार्केट में प्रोडक्ट भिजवानी है या नहीं भिजवानी वो मार्क होती है। यहाँ पे बेसिकली टेस्टिंग में जो प्रीवियस पैरामीटर्स होते हैं वही होते हैं। यहाँ पे ऐसे टेस्ट होते हैं जो सील टेस्ट वगैरह ना बड़े सिंपल से टेस्ट होते हैं, तो उस पे सिर्फ कोर रिजल्ट होता है कि सील वगैरह का कोई इशू तो नहीं है। यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे ना शेप चेंज कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस टाइप है, वो मेजर डिसीजन नहीं है, इसने आगे बढ़ना है। अच्छा, अब यहाँ से जो मटेरियल है वो चला जाता है वेयर हाउस में, ठीक है। वेयर हाउस सबसे लास्ट में हमने यहाँ रखा था स्टोरेज के लिए, ठीक है। और यहां से फिर आगे ये 15 डेज के लिए कोई इनका होता है, रखना पड़ता है, उसके बाद फिर आगे भिजवाया जाता है। कुछ तरह के प्रोसेस है जो इनके मल्टीपल वेयर हाउस है जो वहां पे चीजें प्लेस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे का सारा जो एक ना एक सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है, जो बहुत सिंपल मॉडल है मैंने जो आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, सिर्फ आपको बताने के लिए ये कैसे काम कर। अदरवाइज इसमें जो कोर है ना, वो हर प्रोसेस के अंदर मल्टीपल सब प्रोसेस है, मल्टीपल सब फंक्शंस हैं, ठीक है। तो वो जब बनता है तो ये बहुत डिटेल बनता है, ठीक है। तो मैंने अभी सिर्फ एक पेज पे आपके लिए इसका एक समराइज व्यू रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। तो आई होप कि आप बेसिकली अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि ये शेप्स वगैरह कैसे काम करती हैं, हम इसको यूज कैसे करते हैं, क्रॉस फंक्शनल प्रोसेस फ्लो चार्ट्स कैसे बनते हैं, जब एक डॉक्यूमेंट मल्टीपल प्रोसेस और मल्टीपल फ्लो चार्ट से गुजरता है वो कैसे काम करते हैं, और प्रोसेस वाइज अगर आपने चीजें ब्रेक करनी हो तो वो कैसे होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस काफी लंबा प्रोसेस होता है, इसके मल्टीपल फेजेस होते हैं, ठीक है। फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो अगेन ये प्रोसेस की नेचर के ऊपर आपने डिसाइड करना होता है कि मैंने किस तरह का प्रोसेस फ्लो चार्ट जो है वो अडॉप्ट करना है। यहां तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? कोर और नॉन कोर एक्टिविटीज में देखिए, एक्टिविटीज को हम यहाँ पे प्रोसेस कह रहे हैं। तो ये जो दो शेप्स है ना, ये है प्रोसेस, ये है सब प्रोसेस, ठीक है। तो अगर हमने मार्क करना हो ना कोर, मैं अब आपकी बात समझ नहीं पा रहा, हम आपकी वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज की बात तो नहीं कर रहे जो हमने कल डिस्कस किया था? आपका क्वेश्चन उससे रिलेटेड तो नहीं है? अच्छा, बेसिकली नॉर्मली क्योंकि ये जो याद रखें, जो आपने एज इज बनाना होता है, एज इज में आपने अपनी जजमेंट्स नहीं देनी होती कुछ भी। एज इज नाम ही उसका इसीलिए है ना कि वो एज इज है, उसमें आपने जो जिस तरह की शेप है ना, जो जो चीजें हो रही हैं आपने वो एज इट इज मेंशन करनी है। अच्छा, होता क्या है बाद में जब आप उसका टू भी सजेस्ट करते हो ना, आप वहां पे अपनी सजेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यार ये वाला जो प्रोसेस है ना, या ये वाला जो, फॉर एग्जाम्पल अब आप इसको कलर से चेंज कर देते हो अपने सजेशन में कि ये मेरी रिकमेंडेशन है, इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। मगर ये भी आपने खुद ही नहीं कर देना। याद रखें, जब तक क्लाइंट एग्री नहीं ना होता, आप उसकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट नहीं करते या उसका अल्टरनेट सोल्यूशन देते या उसको नहीं बता देते कि अब इसकी जरूरत नहीं है, तब तक आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको चेंज करेंगे। तो आप डिफरेंस दोबारा नोट कर लें, जब भी एज इज बनाना है हमने ना बाइस्ड होना है ना अपनी जजमेंट देनी है। एज इज का मतलब है एज इज, 100% एज इज। एक होता है ना, आप देख के कह देते हो यार ये काम तो ठीक तुम कर ही नहीं रहे। मसलन मैं कल एक बंदे के साथ हम मीटिंग में थे, हम एक सिस्टम का रिव्यू कर रहे थे। अब वो बंदे का ना जो माइंड था वो ऑडिट वाला था, वो हर थोड़ी देर के बाद कह रहे कि यार ये चीज ऐसी ठीक नहीं है ऐसे। हमने कहा भाई मेरी बात सुनो, हमें सिर्फ यहाँ पे ना हम ऑडिट तो नहीं कर रहे, हम तो आपको बता रहे हैं,
आप इसको जैसे चाहे कर लेना। देखो एक चीज करने के 10 तरीके हो सकते हैं, आपका तरीका डिफरेंट हो सकता है, हमारा तरीका डिफरेंट हो सकता है, मगर अभी सिर्फ सुने। जब आएगी ना स्टेज के हम इसको कहेंगे कि जी इसमें से क्या होना चाहिए क्या नहीं, हम ये चीजें वहां पे डिस्कस करेंगे। तो एज इज के बारे में मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि किसी किस्म की बायसनेस या जजमेंट्स नहीं होनी चाहिए। एज इज एज इज। हाँ, आपकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे होगी? टू बी में। टू बी में आप अपने स्किल, एक्सपर्टीज और अपने नॉलेज की बेस पे सजेस्ट करेंगे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द कोर डिफरेंस बिटवीन एज इज और टू बी। और एज इज भी रेलिवेंट पार्टी से अप्रूव करवाया जाता है। ठीक है, जो एज इज होता है ना वो भी रेलिवेंट पार्टी से अप्रूव करवाया जाता है। सर मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। आपने ये नहीं कह देना कि ये मैं बना के ले आया हूँ ये फाइनल डॉक्यूमेंट है। जब तक आप जिनका एज इज बना रहे हो वो इसको ऑन ना करें, ये फायदे का नहीं है। वो इसको वैलिडेट करेंगे जी बिल्कुल ठीक है। और इस तरह प्रपोज्ड में भी आपने उनको एंगेज करके उसकी करवानी होती है, क्योंकि प्रपोज्ड से आपने फिर अपने ईआरपी में लेके आना होता है। जी मुजाहिद साहब प्लीज। सर आपने कल प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ मेथड्स बताए थे कि हम उसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, मुख्तलिफ किस्म की इंटरव्यूज करेंगे। मैं सर पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है? सर जो मैंने बताया वही इफेक्टिव मेथड है। नहीं आपकी आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। सर क्योंकि हमारा तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना प्रोसेस स्टडी में, तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक का कौन सा मेथड जो है वो मोस्ट इफेक्टिव है प्रोसेस की स्टडी के लिए? अच्छा अच्छा सर, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये जो मैंने आपके सामने प्रोसेस फ्लो चार्ट बनाया है ना, ये बेसिकली प्रोसेस की स्टडी के बाद का स्टेप है। ठीक है, इसलिए कल हमने प्रोसेस कैसे स्टडी करना है ना, प्रोसेस स्टडी और एनालिसिस को डिस्कस किया। तो ये प्रोसेस की स्टडी के बाद का ये वाला स्टेप है कि अब हमने उसको स्टडी करके अभी डाटा कलेक्ट किया है। अभी रा नोट्स थे हमारे पास सारे, मगर अब हम उनको एक बेसिकली देखो डाटा को जब हम किसी ऐसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे जो लोगों के लिए आसान हो जाए तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है ना। तो अब हमने उसको एक इन्फॉर्मेशन बना दिया। और इन्फॉर्मेशन बेसिकली लोगों के लिए नॉलेज होता है, नॉलेज बन जाता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जब लोगों को अंडरस्टैंड हो जाती है ना वो नॉलेज, और नॉलेज से आगे उसको विजडम आती है, कुछ लेवल है। तो सबसे पहले जब हम लोगों के पास गया, मैं एक सिनेरियो बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप हैं फाइनेंस के हेड। आप ना एक जो प्रोसेस आपका जो लोकल परचेजेस का या पेटी कैश की मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ना, वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो थोड़ा यूनिक है। और आप चाह रहे हैं कि मैं आपकी नीड के मुताबिक ना ये प्रोसेस आपको ऑटोमेशन में यानी जो ईआरपी में मैं आपको ला के दूं। क्योंकि अकाउंटिंग हमने कहा था ना कि मोस्टली जो अकाउंटिंग है वो स्टैंडर्ड होती है। तो मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी अपनी मर्जी की होती हैं। ठीक है, तो अब ना मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ कि सर हम आपका जो प्रोसेस आपने हमें कहा कि ये जी हमें ऑटोमेशन चाहिए, जो मैनुअल प्रोसेस है कंट्रोल में नहीं है। हमारा स्टाफ कैश लेके चला जाता है, वो कैश पूरा वापस नहीं करता। फिर कभी प्लान ए के लिए कैश इशू करवाता है मगर प्लान बी इंप्लीमेंट हो जाता है। हम उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट रखते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे इनिशियल आइडिया लेता हूँ कि मुझे स्कोप बताएं। तो मैंने आके आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे कि सर मुझे जरा बिजनेस के बारे में बताएं, मुझे उसको आप सॉरी इसका प्रोसेस क्या है, कब से चल रहा है, कैसे मैनेज होता है, कितने लोग हैं। मैंने एक जनरल ओवरव्यू ले लिया। ठीक है, अच्छा ओवरव्यू लेने के बाद ना मैंने अब आपके जो रेलिवेंट पर्सन हैं उनके पास चला गया। आप लोग ये काम कैसे करते हैं, मतलब आपकी टीम ये काम कर रही होगी, मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। ठीक है, अच्छा अगर जो प्लान ए के लिए इशू कराया प्लान बी हो गया, ठीक है, कितने पैसे आपने लिमिट्स उनको अप्रूव की हुई है, क्या इससे रिलेटेड कोई एसओपी बना हुआ है। ठीक है, मैं इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि मैं इंटरव्यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अब इंटरव्यूज कर रहा हूँ ना, जो हमने कल मेथड टेक्निक्स डिस्कस की थी प्रोसेस स्टडी की, उसमें नंबर 1। तो मैंने उनसे इंटरव्यूज किए। ठीक है, उनसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता चला गया प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और मैंने डिटेल प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग ली। अब जितना डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं आप उतना ही इफेक्टिव सोल्यूशन दे पाते हैं। अच्छा, फिर मैंने जो परचेज आपके वो लोग थे परचेज के, लोकल परचेज के जो कैश इशू करवाते थे, मैं उनसे मिला। उनसे पूछा क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या अप्रूवल का प्रोसेस है, कब क्या रिटर्न का प्रोसेस है, कैश एडजस्टमेंट का प्रोसेस क्या है। बंदा जब छोड़ के जाता है
उसके पास जो कैश बच जाता है उसका प्रोसेस क्या है, मैं एचआर से पूछने चला गया। एचआर भी एक पार्टी बन गया कि फाइनल क्लोजिंग में हम इस चीज को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। कैशियर को इन्वॉल्व किया, जितने भी स्टेक होल्डर इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे ना, मैं सबके पास पहुंचा। हर किसी से मैंने डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट किए, उनके इंटरव्यूज भी किए, और जो कर रहा था वो अपनी नोटबुक्स में मैं नोट करता चला गया। अब क्या हुआ, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अब ऑब्जर्वेशन भी की। एक तो ये था ना कि मैंने इन्फॉर्मेशन ली, फिर मैंने ऑब्जर्वेशन की कितने बजे लोग आते हैं। आपने कहा जी सुबह 10 बजे का टाइम है, तो मैं 10 बजे वहां पे बैठा, आप देखता रहा, कुछ नहीं बोला, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं देखता रहा जी क्या प्रोसेस है, कौन सा डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं, ताकि जो चीजें मुझे मिली है मैं वैलिडेट भी करवाऊं। तो मेरी ना ये जितना भी मुझे इस पे टाइम लगा, ये स्टडीज सारी करने के बाद मैं अब अपने टेबल पे गया, जाके मैंने उस सारी की सारी स्टडी को प्रोसेस फ्लो की शक्ल में डाल दिया। जो भी आप लोग कर रहे थे ना, आप लोगों ने जो चीजें मुझे बताई, मैंने अपनी तरफ से भी कुछ भी ऐड नहीं किया। जो जो कुछ आपने मुझे बताया, मैंने सारे के सारे का एक प्रोसेस फ्लो चार्ट बनाया और बना के दोबारा आपके पास लेके आ गया। क्यों? क्योंकि आप प्रोसेस ऑनर है। सर ये मैंने प्रोसेस फ्लो चार्ट बनाया है, मुझे बता दें इसमें कोई कमी तो नहीं है। अब हो सकता है आप खुद रिव्यू करके, या आप अपनी टीम को कह दें कि इसको रिव्यू करो स्टेप बाय स्टेप, जो भी कोई इसमें चीज, कोई कमी, कोई ऐसा कोई पार्ट रह गया हो, ठीक है। तो अब आपने रिव्यू किया, टीम ने रिव्यू किया, मुझे कुछ में रिकमेंडेशन दी, सजेशन दी, मैंने इसका वर्जन 2 बनाया, वर्जन 3 बनाया, जब तक ये फाइनलाइज नहीं हो गया। जब आप लोगों ने कहा जी इसमें सब कुछ कवर हो गया हुआ है, तो ये आपका बन गया एज इज, ठीक है। अब देखो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि आपके एज इज को ऑटोमेट कर दूं, मगर नॉर्मली हम कहते हैं कि जब ऑटोमेशन होती है तो ऑटोमेशन से बहुत सारी चीजें एलिमिनेट हो जाती हैं, कुछ एक्टिविटीज मैनुअल में होती हैं, ऑटोमेशन में नहीं रिक्वायर्ड होती। ये इस प्रोसेस को ज्यादा स्मार्ट किया जा सकता है। अब मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, मैं आपके पास आता हूं, अब मैं अपने आइडियाज आपको रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। उसकी ऑप्शन क्या है कि सबसे पहले मैं एज इज को सामने रखता हूं। एज इज पे ही मैं कुछ एरियाज में कहता हूं कि ये जो आपका पॉइंट था, ये आपका जो मैनुअल अप्रूवल प्रोसेस है, ये तो ऑटोमेशन में चले जाना है, ठीक है। तो ये जो कैश का प्रोसेस है, ठीक है, इसमें जो कैशियर के पास जो रिक्वेस्ट है, वो उसका मेथड जो आपका पहले मैनुअल है, हम उसको एक डिफरेंट वे से डील कर रहे हैं, ठीक है। और क्या लोग आपस में भी, आपने कहा कैश ट्रांसफर कर लेते हैं, एक परचेजर दूसरे से भी कर लेता है। मैं कहता हूं कि क्या हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए या ओपन छोड़ना चाहिए। तो इस तरह की ना मैं आके आप लोगों के साथ आइडियाज डिस्कस करता हूँ। आइडियाज में हम इस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं, बेहतर करते हैं, इंप्रूव करते हैं पहले की निस्बत ना, कि इसमें क्या क्या डिफरेंट किया जा सकता है, क्या क्या बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, ये सारी चीजें करने के बाद ना इसका एक सेकंड वर्जन बन जाता है। अब वो जो सेकंड वर्जन है ना, जिसमें से हमने वो चीजें एलिमिनेट कर दी जिसपे हमारा और आपका एग्रीमेंट था, ये था इसका प्रपोज्ड, जिसको 2B भी कहते हैं, प्रपोज प्रोसेस फ्लो चार्ट या 2B प्रोसेस फ्लो चार्ट। मैं आप लोगों से कहता हूं क्या आप इस पे एग्री हैं, ठीक है। जब तक आप इस पे एग्री नहीं होते वो किसी काम करेंगे। आप जब कहते हैं हाँ जी एग्री है, मैं कहता हूँ इसको साइन ऑफ कर दे। मैं साइन ऑफ इसलिए करवा रहा हूं क्यों, क्योंकि इसके मुताबिक अब आपका सिस्टम डिजाइन होना है, इसके मुताबिक अब आपका सोल्यूशन डिजाइन होना है। तो मैं यहां से आपको साइन ऑफ करवाता हूँ। इसका नेक्स्ट फेज में डिस्कस करता हूँ। मुझे आपका क्वेश्चन है तो आप पूछे यहाँ पे। आपने हैंड रेज किया ना, मैंने कहा शायद क्वेश्चन आपका। अच्छा, अब सर ये साइन ऑफ हो जाता है ना, उसके बाद क्या होता है कि इसकी प्रोटोटाइपिंग स्टार्ट हो जाती है। अब टीम दोबारा फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए होते हैं ना, जब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं या मेरे साथ मेरी टीम है, तो अब वो आती हैं, वो आपके जो हमने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए होते हैं, आपके प्रपोज्ड प्लान के मुताबिक हमने इनपुट्स और आउटपुट्स डिफाइन करनी होती हैं। आपकी इनपुट स्टेजेस कौन कौन सी हैं, और आउटपुट में आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। हम इनपुट्स के मुताबिक प्रोटोटाइपिंग करते हैं। आपकी जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो प्रोटोटाइपिंग का सेशन है, जो हम आपको फिग्मा पे करवाएंगे, ठीक है। फिग्मा पे कैसे प्रोटोटाइपिंग होती है। तो बेसिकली वो इनपुट्स की स्टेजेस क्या है, आउटपुट की स्टेजेस क्या है, ठीक है, ये वहां पे हम डिस्कस करते हैं उसको काफी डिटेल में। उनके डिजाइन बनाते हैं, प्रोटोटाइप्स बनाते हैं। फिर वो प्रोटोटाइप्स लेके आप लोगों के पास आ जाते हैं कि जी देखें, हम आपकी ये इनपुट्स इस फॉर्मेट में आएगी, ये उनके वर्क फ्लोज होंगे, ये इस तरह वो चीजें चल रही होंगी, क्या आप ऑन करते हैं इसको, एग्रीड है आप इससे। आप अपने सजेशन देंगे, फिर उनके वर्जन बनेंगे, ठीक है, हत्ता के वो फाइनलाइज हो जाएंगी, आप हमें उसका साइन ऑफ दे देंगे।
आप जब साइन ऑफ दे देंगे, मेरी टीम जो है अब उसको लेके डेवलपर के पास चली जाएगी कि भाई ये जो डिजाइन हम आपने प्रोटोटाइप्स हमने आपको दिए हैं ना, ये एज इट इज आपने बना के देने हैं। उसके साथ सारी इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी फील्ड की क्या खूबियां हैं, मसलन ये न्यूमेरिक डाटा आना है, अल्फा न्यूमेरिक आना है, करेक्टर्स आने हैं, टेक्स्ट आना है, यहाँ पे डिटेल और मास्टर पार्ट, ये सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कशन करनी है इसकी। तो ये ना, जब ये चीजें डेवलपर फिर इस पे काम करेगा, ठीक है। डेवलपर जब इसकी वर्किंग करेगा, वो अब वो फेजेस में करता है या कंप्लीट मॉड्यूल बना के देता है, वो देगा दोबारा हमारी टीम को। हमारी टीम उसकी करेगी टेस्टिंग, सारी टेस्टिंग की, उसकी सारी की सारी वेरिफिकेशन की, वैलिडेशंस की, उस पर जो जो कंट्रोल होने चाहिए थे वो सारे चेक किए, फिर हम आपके पास लेके आ गए सारा ओके होने के बाद। आपको आके उसका रिव्यू करवाया कि जो आपके प्रोटोटाइप्स थे, जो आपका डिजाइन था, उसके मुताबिक ये आपके लिए सोल्यूशन बन गया हुआ है। अगर इसमें कोई माइनर चेंजेस हैं तो आप हमें बता दें, मेजर नहीं हम आप कवर करेंगे। मेजर का मतलब है अचानक आपको याद आया इसमें ये भी मेजर होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि नहीं, देखिए ये स्कोप से आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ट्रेल स्टडी इसलिए की थी ना कि हर चीज कवर हो जाए। तो वहां पे फिर हम क्या करते हैं, उसको फिर आप कहते हैं रेडी है, लाइव कर दें। हम ये सोल्यूशन आपकी टीम के पास लेके जाते हैं, उनके सामने डेमोस्ट्रेशन करवाते हैं, उनको इसकी डेमो एंट्रीज करवाते हैं, ठीक है। इसको उनकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं, फिर इसके ओपनिंग डाटा जो बैलेंसेस जो भी है, उसके बाद हम सिस्टम को लाइव कर देते हैं। लाइव करने के बाद जो नया मॉड्यूल होता है, हम उसको 1 to 2 मंथ जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, ठीक है। यानी ऑब्जर्वेशन से मुराद ये होता है कि वो हमारे लिए स्टैंड बाई मोड होता है। खुदा ना खास्ता कोई नया सिस्टम है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, चैलेंजेस आ सकता है, फौरी सपोर्ट करनी है, सिस्टम रुके ना। 2 से 3 माह जब वो ठीक चलता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको दे देते हैं सपोर्ट टीम को। तो भाई अब ये मेच्योर हो गया, अब डिप्लॉयमेंट से सपोर्ट पे शिफ्ट हो गया। अब सपोर्ट टीम इसको मैनेज करेगी, डिप्लॉयमेंट टीम जो है वो नए प्रोजेक्ट पे, यानी वो नए स्टडी, नए एनालिसिस, नए किसी असाइनमेंट पे वो शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये फेज है जिससे सर हम चीजें जो है वो गुजारते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? ये SDLC का है, जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये वो साइकिल है। अच्छा, नॉर्मली क्योंकि सोल्यूशन आप स्टैंडर्डाइज होते जा रहे हैं, जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होते हैं उसमें मेजर जो आपकी नीड्स हैं वो कवर होती हैं। इसलिए बहुत ज्यादा कई दफा ना लोग स्टडी नहीं करते। मतलब जैसे मैंने बताया था, फाइनेंस आपका स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया में तकरीबन स्टैंडर्ड चल रहा है, तो उसकी आप सारी प्रोसेस फ्लो वगैरह बनाने की इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, कोई आप यूनिक एक्टिविटीज कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड से हट गए हैं, तो ये उनके लिए ये वर्क होना है, ठीक है। इसी तरह आपका परचेज बहुत हद तक स्टैंडर्ड है, HR बहुत हद तक स्टैंडर्ड हो चुका हुआ है, ठीक है। तो अब जो जो स्टैंडर्ड है ना, फिर उसके लिए बहुत सारी चीजें स्टैंडर्ड से ही डील हो जाती हैं, हम उनको फिर ज्यादा नहीं डिटेल में लेके जाते। हाँ, जहाँ पे हाईली कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड होती है, तो वहां पे हम ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करवा करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको मेडिकल सेंटर का बताया, कोई ऐसा स्टैंडर्ड सोल्यूशन मौजूद नहीं था कि उस मेडिकल सेंटर को वो सर्विसेज दे सकता, वो सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर दे सकता। वहां पे बनना ही कस्टमाइज था, ठीक है। इस तरह बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ स्पेसिफिक रोल ऐसे होते हैं। मसलन अब एक वेलनेस सेंटर है, कोई वो लॉन्ड्री सेंटर है। अब उनका एक अपना प्रोसेस हो सकता है, उसका हो सकता है कुछ स्टैंडर्ड मॉड्यूल मौजूद ना हो, तो वो आपसे सोल्यूशन मांगेगा, तो आप उसकी नीड के मुताबिक एक टेलर मेड सोल्यूशन देंगे ना, वहां पे आपको ये सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक आप लोगों का? अच्छा, इसमें एक असाइनमेंट है, मुझे आप लोग बता दें, आप लोगों में से कितनों के पास जो विजियो मौजूद है? अगर मैं आपको अभी असाइनमेंट दूं, आप एक मुझे बना के दिखा सकते हैं या बाद में बना के दिखा सकते हैं, मुझे बता दें, क्योंकि मेरा ये आज का कंप्लीट हो गया हुआ है। अगर अभी बना देंगे तो मैं आपके साथ मौजूद हूँ। बाद में वैसे देता कोई नहीं है। जी, बाकी लोग भी बता दें, अगर कोई और टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं आप लोगों को, कोई करना चाहते हैं, मैं असाइनमेंट आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। तो मेरा जो पार्ट है वो आज का कंप्लीट हो गया, बाकी टाइम मैंने रखा था आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं अवेलेबल हूँ।
ठीक है, चलें सर, जो तो अभी लीव करना चाहें फिर वो लीव कर सकते हैं, अगर कोई प्रैक्टिस के लिए रहता है तो मैं उसके साथ हूँ। फिर सेशन एंड कर दें आज का। ठीक है, मैं ग्रुप में आपको असाइनमेंट अभी भेज देता हूँ, आप लोग जैसे इसको कंप्लीट करें, आप लोगों ने एफर्ट करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ इसको ईआरपी में यूज नहीं करता था, मैं इसको हर जगह यूज करता था। मैनेजमेंट से मेरी कोई भी मीटिंग होती थी, मैं प्रोसेस फ्लो की शक्ल में उनके सामने चीजें पहले रख देता था, ऑर्गेनोग्राम की शक्ल में चीजें पहले रख देता था। यकीन मानो उनको वो जो चीज मैंने आधे घंटे में बोल के बतानी थी ना, उनको 2 मिनट में देख के समझ आ जाती थी। इसको आप लोगों ने अपनी जिंदगी में आम यूज शुरू कर दें, आम यूज, ठीक है। प्रोसेस फ्लो चार्ट एक आम चीज है जो आपकी जिंदगी में होनी चाहिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही इस पे फर्दर रिक्वायर्ड हुआ, हम फ्यूचर में भी हम इस पे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। मैं स्लाइड्स भी और असाइनमेंट भी शेयर कर दूंगा जी, श्योर, मैं आपको फीडबैक दूंगा उसके ऊपर जी। हैंड रेस किया आप लोग, क्वेश्चन है आपका? सर मेरा ना विजियो का कोई जो आप यूज कर रहे हैं उसका लिंक अगर आपके पास हो तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो लिंक भी भेज दें और असाइनमेंट भी आप सेंड कर दें ग्रुप में, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काम करके आपको सेंड करेंगे। ठीक है, अच्छा मेरे पास तो जो है ना वो विजियो क्योंकि इंस्टॉल्ड है, वो आईटी से करवाया हुआ था, आप उसको मेरे ख्याल में गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलें, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।